जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th का हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके प्रगीत और समाज यानी 9वें चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, जिनके लेखक कौन है, नामवर सिंह जी है। और इसके सब्जेक्टिव जितने सारे प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का खात्मा मैं इसी वीडियो में एक वन शॉट वीडियो में कर देने वाला हूँ। आइए दिखा दूं, उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल लाइन क्या है, थोड़ा सा याद रखेंगे। इसे याद क्या रखेंगे, ये आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं पे ही है कि वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। समझे प्यारे साथियों। तो आपको वक्त के साथ बदलते रहना है, ये नहीं कि कोई चीज को लेकर बैठ जाना है कि अब उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। तो इस पे थोड़ा सा मतलब कि आपको बच के रहना है, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है वो प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। प्यारे साथियों, मैं ये मानकर आज पढ़ा रहा हूं कि आपने इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अच्छे से पढ़ के आ गए होंगे, समझे। मतलब कि आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तब ये चीजें आपको बहुत आसान लगती होगी। समझिए, कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पे बताइए। क्या लिखेंगे हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा सिर्फ आपको बता देना है कि भाई लिखना क्या है। समझ लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, तो प्रबंध काव्य थे। याद रखिएगा, क्या था, प्रबंध काव्य उनके आदर्श सिद्धांत थे, मतलब कि आदर्श काव्य था। क्यों ऐसा था, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का ही एक पूर्ण दृश्य होता है। उनके अनुसार जो प्रबंध काव्य है उसमें मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक कविता से क्या थी, शिकायत थी। क्यों थी, क्योंकि आधुनिक कविता में प्रगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिए जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को इस बात से शिकायत थी कि उनको यह पता चलता है कि कोई भी लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, उनको आज फुर्सत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं है। याद रखेंगे, इतना लिख देंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है। कला के लिए सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है प्यारे साथियों। एक लाइन का आंसर है, आप याद रखेंगे कि कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है, कला के सिद्धांत का मतलब है प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना। जो प्रगीत मुक्तक हमने पढ़ा उसका चलन क्या हो गया, अधिक हो गया, और लंबी कविताओं को लोग क्या करने लगे, नकार देने लगे या नकार देना हुआ। तब हम कहते हैं कि यह जो कार्य है कला के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या मतलब की धारणा प्रचलित है, आपको बताना है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया गया गीत होता है या माना गया है। प्रगीत किसे माना गया है, एकांत में बैठकर गाया गया जो गीत है उसे हम क्या मानते हैं, प्रगीत माना गया है। और इसके बारे में यह धारणा प्रचलित है, मतलब कि सभी ने यह बात कही कि प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल क्या हो, व्यक्तिगत और आत्मपरक हो, जो आत्मा को जो छूती हो, जो व्यक्तिगत हो, उस कविता को क्या कहा गया कि प्रगीत के रूप में उसे स्वीकार किया गया है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है, आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। क्या लिखेंगे, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से तात्पर्य यह है कि, इसका अर्थ यह है कि किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता, किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। वस्तुपरक या नाट्य धर्मी कविताओं का अर्थ क्या है, किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। यह आकार में की दृष्टि से बहुत ही लंबी होती है,
आत्म प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान होती है। वस्तु परक जो है नाट्यधर्मी कविताएं वो तो आकार की दृष्टि से बड़ी ही होती है, और कहता है कि आत्म परक प्रगीत जो है वो भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान होती है। आत्म परक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं में मंचन का अंतर होता है, मतलब कि बहुत छोटा, बहुत तुच्छ, मतलब बहुत कम का क्या होता है मतलब कि अंतर होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, बस समझ रहे हैं, बहुत छोटा अंतर है दोनों के बीच में। कहा कि इन दोनों के वस्तु परक और नाट्यधर्मी कविताओं के बीच में क्या अंतर है आपको बताना था, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में बहुत छोटा अंतर है। क्यों? क्योंकि वो भी लंबी है आकार की दृष्टि से, और यह भी कविता क्या है, आकार की दृष्टि से उसी के समान है। आ जाइए, 5वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, थोड़ा देखिए क्या कहता है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, सोदाहरण स्पष्ट करें। एक उदाहरण देकर बताना है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान रहा है। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या है, मुख्य स्थान है। सबसे बड़ा स्थान अगर हिंदी कविता के मतलब कि इतिहास में है तो वो किसका है, प्रगीतों का है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है या नहीं है, तो आपको बताना है कि हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का ही मुख्य स्थान है, खासकर प्रगीत का स्थान है। हिंदी कविताओं का उदय गीतों से हुआ है, याद रखिएगा, हिंदी कविताओं का उदय कहाँ से हुआ है, गीतों से हुआ है। जो हिंदी कविताएं हम लोग पढ़े उसका उदय कहां से हुआ, गीतों से हुआ। गीतों ने लोगों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। जो गीत है वो लोगों के मन को बदलने में क्रांति का मतलब कि एक अलग ही भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक और रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्रायः दोहे और गे पद को ही लिखे हैं। कहते हैं ये सब जो कवि है वो प्रायः क्या करते हैं, हमेशा से वो दोहे या गे पद ही लिखे हैं। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मान लिया जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीतों से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और मतलब कि भक्तों के वाणी में हुआ। याद रखिएगा, अगर विद्यापति को हिंदी कविता का क्या मान लिया जाए, पहला कवि मान लिया जाए, तो मतलब कि पता चलेगा कि जो हिंदी कविताओं का उदय है वो किससे हुआ है, गीतों से हुआ है। और यही आगे चलकर किसमें, संतों और भक्तों के वाणी के रूप में ये आने लगे। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही आसान है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है इस पार्ट का कि आपको नहीं याद होगा। पाठ पढ़ के आए हैं, सभी चीजों को वहां समझाया गया है, बहुत ही सिंपल है ये। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचना से सहमत है? अपने विचार दीजिए। हम क्या लिखेंगे इसके प्रश्न के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखेंगे। लिखेंगे आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं शताब्दी में रोमांटिक उद्यान के रूप में हुआ। 20वीं शताब्दी में आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय हुआ था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय कब हुआ, 20वीं शताब्दी में हुआ था। किसके, रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से अलग इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपने सामाजिकता प्रमाणित करता है। ठीक है, कहा गया कि जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही, जब समाज बहिष्कार कर देता है तो उसके द्वारा ही व्यक्ति अपने सामाजिकता को क्या करता है, प्रमाणित करता है। ठीक है, आपको यह बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि आधुनिक प्रगीत काव्य जो है उसका उदय 20वीं शताब्दी में हुआ है और एक रोमांटिक उद्यान के रूप में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कविता जो कुछ कह रही है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। कविता जो कुछ कह रही है, कविताएं ऐसे ही नहीं होती, वो बहुत कुछ कहती है, पर उसे वही समझ सकता है जो एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। बस समझ रहे हैं, जो एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
इस कथन का आशय स्पष्ट करें, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। और जो ये उत्तर देने वाले हैं उसको किसी उदाहरण से आप पुष्टि कर दें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति नंबर सी द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। कहां से यह पंक्ति लिया गया है? प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नंबर सिंह हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि आलोचक के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए हैं। आलोचक के अनुसार जो प्रगीतात्मक कविताएं हैं उसमें कई परिवर्तन हुए हैं। इस पंक्ति का आशय यह है कि एकांत में लिखे हुए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं। जब अकेला में बैठकर लोग गीत लिखते हैं तो उसमें भी मानवता की भाव होते हैं और उसे केवल एकापन को समझने वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। जिस गीत में भी मानवता की भाव होते हैं, जो एकांत में बैठकर लिखा गया है, उसे भी समझने वाले समझ जाते हैं। लेकिन कौन समझता है? जो अकेलापन को समझने वाले होते हैं, बस में नहीं, वही यह गीत को समझ पाता है। लिख देंगे, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है? मुक्ति बोध की कविताओं पर पूर्ण विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? कहते हैं मुक्ति बोध की जो कविताएं हैं उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है, तो ऐसा क्यों है? हमने पाठ में बताया था कि ऐसा क्यों है, और आलोचक इसके विषय में क्यों, क्या निष्कर्ष रखते हैं, ये आपको बताना है। आइए इसको क्या लिखेंगे, इसके आंसर को समझिए। मुक्ति बोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है। मुक्ति बोध की कविताएं केवल लंबी नहीं है, बल्कि उनकी बहुत कविताएं, अनेक कविताएं हैं जो क्या है? छोटी भी है। और उसके छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। देखिए, मुक्ति बोध की कविताएं केवल लंबी नहीं है, बहुत कविताएं छोटी भी है। और छोटी होने के मतलब ये नहीं है कि उससे अर्थ छुपा लिए गए हैं, वो उतना ही सार्थक है जितना बड़ी कविताएं हैं। किसी भी कदर बड़ी कविताओं से वो कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। मुक्ति बोध का समुच्चय काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसीलिए उनकी कविताओं पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। कितना सुंदर लाइन है और कितने अच्छे इसका आंसर है। मतलब कि आप आसानी से लिख देंगे इसे, समझे? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, समझे? कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न कितना बड़ा है, आंसर इतना ही बड़ा आपको लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने हैं। त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नंबर सी ने त्रिलोचन के सोनेट, वही त्रिलोचन है वह, और नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ का उल्लेख किया है। बस में नहीं है, त्रिलोचन की मतलब कि जो सोनेट है वही त्रिलोचन है वह, और नागार्जुन की जो कविता है तन गई रीढ़, इसका मतलब कि क्या किया? उल्लेख किया है। किसने किया है? नंबर सिंह ने। ये दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में ही दी गई है, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार दें। समझे? क्या लिखेंगे देख लीजिए। त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र मिलते हैं, त्रिलोचन के प्रगीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंग चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्लभ है। वो दूसरे कहीं भी नहीं मिलेंगे, दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। वह नागार्जुन की बहिर्मुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के लक्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार को एक झटके में छीन भीन कर देती है। ठीक है, एक झटके में ही क्या कर देती है? छीन भीन कर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए, कहता है मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। जो मिथ कथन है उसमें अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की उद्धत कविताओं से इस कथन की पुष्टि कीजिए।
क्या लिखेंगे? मित कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना। एक जैसे मुहावरा, जैसे क्या मुहावरा, कविताएं, ये सब क्या करता है, कुछ ही लाइनों में होगी लेकिन वो उसका जो अर्थ होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो मित कथन का क्या अर्थ होता है, याद रखिएगा, मित कथन का अर्थ होता है, बस समझ रहे हैं, कि कम शब्दों में अधिक कहना मित कथन कहलाता है। जब से नहीं कहता है कभी कभी कि तुमने ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल दिया, बस समझ रहे हैं, जो कि केदारनाथ सिंह की कविताओं में देखने को मिलता है। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव को व्यक्त कर दिया है। उन्होंने अपने कविताओं में बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत, बहुत बड़ी मतलब कि भाव को प्रस्तुत कर दिया है, व्यक्त कर दिया है। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है। आलोचक ने हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता बताई है, इसे आपको बताना है। क्या लिखेंगे, आलोचक हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रागीतात्मकता का उभार देखते हैं। आलोचक जो है हिंदी की आधुनिक कविता में नई जो कविताएं हैं उसमें नई प्रागीतात्मकता का क्या देखते हैं, उभार देखते हैं। वह देखते हैं आज के कवि को उसे ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, उसे आज देखते हैं वो कि आज के जो कवि है उसे अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच नहीं है, और ना बाहर के यथार्थ को का सामना करने में हिचक है, ना बाहर की यथार्थ का सामना करने में हिचक है और ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति और वस्तु आदि पर नजर है उसका। जो कवि है आज के आधुनिक जो कवि है, कविताएं हैं उसमें जो लिखने वाले हैं कवि, वो क्या कहते हैं कि आज बाहर की छोटी से छोटी घटना, स्थिति और वस्तु आदि पर उसका नजर है और कोशिश है कि उसे हम अर्थ देने की। याद रखिएगा कि जो आज की कविताएं हैं लिखने वाले, वो छोटी छोटी घटनाओं पर नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे हम क्या दे दे, एक अर्थ दे दे। एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच में रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है। जो एक नए स्तर पे आज जो है कवि अपने व्यक्तित्व और अपने समाज के बीच रिश्तों को साधने का कोशिश कर रहा है, और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रागीतात्मकता के उभार का संकेत है। इस तरह से प्यारे साथियों आपका जो यह पार्ट का सब्जेक्टिव प्रश्न था वो पूरी तरह से शुभ समापन कर दिया गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गई है। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके लेखक परिचय समाप्त हो गए हैं और इसके जो है सब्जेक्टिव समाप्त हो गए। एक वीडियो अब आएगा आगे जिसमें ऑब्जेक्टिव को करा दिया जाएगा। आप मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे ये हमें विश्वास है, और अगर आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे तो रिजल्ट के लिए आप फिक्र ना कीजिए, आपका रिजल्ट जो है बहुत बेहतर आएगा। मिलते हैं प्यारे साथियों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा कि और भी बच्चे जुड़ सके और बेहतर तैयारी मैं करा सकूं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का कि इतने देर आप समय देकर वीडियो को वॉच किए। थैंक यू सो मच।